हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पार्ट पेपर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो पार्ट 1 है ये। इसमें हम लोग 50 to 60 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को और देखते हैं। फर्स्ट 25 क्वेश्चन है जीएस का एंड देन 100 क्वेश्चन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे टेक्स्ट है और उसके राइटर है। दैट मीन्स इसमें से राइटर हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा राइटर किसका है। तो देखिए, किराता अर्जुनियम किराता अर्जुनियम का राइटर है वेरवी। तो ये तो आपको सिंपली याद रखना है। इसमें पोयम है और कुछ नहीं है। ये 6th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था। ठीक है, ये 6th सेंचुरी में इसको लिखा गया था। दूसरा है दस कुमार चरितम। तो ये 10 कुमार चरितम इसको दांडी ने लिखा है। ये 7th to 8th सेंचुरी के आसपास प्रिपेयर किया गया था। तीसरा है बुद्ध चरितम, ये सबको पता है, अश्वघोष ने लिखा था इसको। और लास्ट है विक्रमो विक्रमोवर्षियम विक्रमोवर्षियम, ये कालिदास ने लिखा था 4th to 5th सेंचुरी में। ठीक है, चलिए। और ये अश्वघोष ने लिखा था 2nd सेंचुरी में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ लार्ज टैंक नियर महोबा। महोबा के अंदर के पास में एक लार्ज टैंक बनाया गया है। टेम्पल्स एट अजयगढ़ एंड महोबा सिटी ऑफ राजवाशिनी वर बिल्ट बाई चंदेल किंग। तो चंदेल किंग, सबसे पहली बात तो इन्होंने अपने डायनेस्टी में, इन्होंने अपने टाइम में, इनका टाइम था 9th to 13th सेंचुरी। ठीक है, चंदेल किंग का। ये राजपूत लोग थे इस डायनेस्टी के। नाउ इन्होंने अपने टाइम में बहुत सारे टेम्पल्स का निर्माण किया। एक फेमस टेम्पल है, आप सभी ने सुना होगा, खजुराहो। तो खजुराहो का टेम्पल का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, जो कि नागर स्टाइल में है। तो अब ये पूछ रहा है कि लार्ज टैंक था वो, उसमें चंदेल किंग कौन से किंग थे वो। ठीक है, तो वो थे राहिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अ कल्टिवेटर एंजॉयड ऑन हिज ओन लैंड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के टाइम पे एक फार्मर के पास इनमें से कौन सा राइट था। तो वो था सिर्फ और सिर्फ राइट टू मॉर्टेज ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी सभी राइट, इनमें से कोई भी नहीं था उनके पास। नेक्स्ट है कि लिस्ट को मैच करना है ट्राइब के साथ, वो कौन से स्टेट के हैं। तो देखिए, ट्राइब्स के क्वेश्चन एक दो जरूर देखने को मिलता है। सबसे पहले थारू की बात करें तो थारू पीपल जो होते हैं, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तो हम बात करें तो उत्तराखंड में नहीं देखे जाते। सबसे ज्यादा थारू लोग जो रहते हैं वो है नेपाल में। सबसे ज्यादा आउट ऑफ, अगर इंडिया बात करें तो सबसे ज्यादा नेपाल में है। सेकंड नंबर पे है बिहार में। तो अगर यहाँ पे बिहार कोई ऑप्शन होता तो हम, तो पॉपुलेशन के आधार पे हम बात करेंगे। रहने को तो ये बहुत सारे स्टेट में रहते हैं, बट एज पर पॉपुलेशन आउट ऑफ इंडिया तो नेपाल में, सेकेंड नंबर पे बिहार में, थर्ड नंबर पे यूपी में, एंड देन उत्तराखंड में। तो यहाँ पे बिहार और यूपी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आएगा ऑप्शन उत्तराखंड। अगर बिहार हो तो बिहार में सबसे पहले आएगा विद इन इंडिया। तो थारू पीपल सबसे ज्यादा बिहार में रहते हैं, सेकंड नंबर पे यूपी में, एंड देन थर्ड नंबर पे यूके में। ठीक है, ओके। सेकंड देखते हैं, टोडा पीपल। तो टोडा पीपल कहाँ, तमिलनाडु में। इनकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में है। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं उसके तराई में रहते हैं लोग। तो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलती है, उनके तराइयों में ये लोग मिलते हैं, टोडास पीपल। और किसी स्टेट में बहुत ही कम देखा जाता है। दोस्त, नेक्स्ट है संथाल। तो संथाल लोग तो आपको पता है, संथाल इज अ वेरी पॉपुलर ट्राइब। जनरली सबसे ज्यादा जो इसका इनका पॉपुलेशन है वो झारखंड में ही है, बट और कहाँ कहाँ पे रहते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। संथाली लोग झारखंड में, असम में, त्रिपुरा में, बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में। सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है। तो जो संथाल पीपल है, फर्स्ट नंबर पे झारखंड में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उनकी झारखंड में है, और सेकंड नंबर में है वेस्ट बंगाल में। तो अगर झारखंड यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता, अगर मान लो वेस्ट बंगाल ऑप्शन होता तो वेस्ट बंगाल भी चूज कर सकते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पे जो ट्राइब बहुत सारे स्टेट्स में रहते हैं, तो उसमें आपको ये भी याद रखना है कि सेकंड में कौन है, फर्स्ट में कौन है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है। क्योंकि अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं तो सेकंड में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो संथाल प्राइमरली सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, झारखंड में, सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल में। लास्ट है गोंड। तो ये गोंड देखिए, गोंड सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में। तो गोंड का आ जाएगा सीधा यहाँ पे मध्य प्रदेश। इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है, बट ये और भी जगह पे रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, इन सभी जगहों पे रहते हैं। बट सबसे ज्यादा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में।
और सेकेंड नंबर पे छत्तीसगढ़ में। तो ये मध्य प्रदेश के बाद सेकेंड नंबर पे छत्तीसगढ़ में रहते हैं और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र में, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र में। तो जैसा ऑप्शन गिवन है उस आधार पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से गोंड और संथाल जो है, गोंड और संथाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब है क्योंकि ये बहुत स्प्रेडेड है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द लिस्ट विद वन। तो इसमें आपको एक लिस्ट और दूसरे लिस्ट का मैच करना है। अब देखते हैं इसमें कौन सा है। ये सब क्या है, हिल्स की चोटियां हैं, सॉरी ये सब क्या है, नंदा देवी पर्वत है, यस राइट। और ये नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है और नंदा देवी हिल्स भी है। तो बेसिकली यहाँ पे नंदा देवी हम नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, ये सब नेशनल पार्क है। तो देखते हैं नोकरेक। तो ये नोकरेक कहाँ पे है, नोकरेक देखिए, नोकरेक है मेघालय में, ठीक है। नोकरेक है मेघालय में, नेशनल पार्क भी है, ये नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है नोकरेक के नाम से, ठीक है। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क भी है जो कि मेघालय में है। दूसरा है अगस्तमलई। तो अगस्तमलई का देखते हैं, अगस्तमलई कहाँ पे है, केरला में, अगस्तमलई इज इन केरला, ठीक है। अगेन ये पीक किसका अगस्तमलई, ये भी आपको याद रखिए, वेस्टर्न घाट का, वेस्टर्न घाट का पीक है अगस्तमलई, ठीक है। जो वेस्ट साइड में घाट है उसका हाईएस्ट पीक है ये, और ये कहाँ पे लाई करता है, केरला में। थर्ड नंबर है नंदा देवी, नंदा देवी सबको पता है, ये उत्तराखंड में। लास्ट में है देहांग देवांग, देहांग देवांग कहाँ पे लाई करता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्टेट गेट्स शेयर फ्रॉम ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम। स्टेट अपना शेयर कौन से रेवेन्यू से लेता है, इनकम टैक्स में, कस्टम रेवेन्यू में, एक्साइज ड्यूटी में, सरचार्ज और इनकम टैक्स में। तो इसमें से एक्साइज ड्यूटी जो होता है इसमें से शेयर होता है किसका, स्टेट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, दोनों का। बाकी एक्साइज ड्यूटी कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो सेल्स होता है गुड्स, गुड का या फिर प्रोडक्शन जो होता है गुड्स का, सेल्स एंड प्रोडक्शन, इस पे जो टैक्स होता है उसे कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो प्रोडक्शन और सेल्स पे जो टैक्स लगता है इसमें शेयर किसका होता है, स्टेट का भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है। विच का आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता के लिए कौन सा आर्टिकल है जो अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकता है। तो हम हर एक आर्टिकल को एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 249 क्या कहता है, ये पार्लियामेंट का वो पावर होता है जो टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो जो स्टेट लिस्ट में है, जिसपे सेंट्रल का कानून नहीं है बट स्टेट लिस्ट में है, लेकिन अगर उससे कोई राष्ट्र का हित है, नेशनल पूरे पूरे राष्ट्र का उससे हित हो रहा है तो उस पर वो कानून बना सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 249 ये कहता है भले ही वो स्टेट लिस्ट में क्यों ना हो, अगर राष्ट्र के हित में कुछ बनाना चाहता है तो वो ये बना सकता है। दिस इज आर्टिकल 249। नाउ 250 ये भी वही है कि जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकता है किस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे, स्टेट में भी। तो जो भी लागू करना चाहे वो पूरे कंट्री में या फिर किसी एक पार्ट में लागू लागू कर सकता है। तो बट इमरजेंसी के टाइम में जो रूल लागू होता है वो पार्लियामेंट चाहे तो किसी स्टेट में कर सकता है। ये 250। 252 क्या कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए कोई कानून बने उनके कंसेंट से, और कोई तीसरा स्टेट भी उसको अडॉप्ट कर लेता है, तो उसको कहते हैं कि कोई दो या दो से अधिक स्टेट के लिए कोई कानून बनाया गया और कोई दूसरा स्टेट इसको अडॉप्ट कर ले, तो दिस इज गिवन इन आर्टिकल 252। एंड द लास्ट वन इज आर्टिकल 253 जो कि इसमें बोला गया है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो बना सकता है किसी भी स्टेट के लिए स्पेशली, तो इट इज गिवन इन आर्टिकल 253। हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, सिंपल। चाहे वो एक्टिंग चीफ जस्टिस हो चाहे चीफ जस्टिस हो, दोनों को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज मस्टर्ड एंड मूंग क्रॉप। तो रोटेशन इंटेंसिटी मीन्स क्या होता है, इसकी रोटेशन इंटेंसिटी कितनी है जब हम मल्टीपल क्रॉप यूज कर रहे हैं, मेज भी, मस्टर्ड भी और मूंग भी, तीनों हम यूज कर रहे हैं, तो उसकी रोटेशन कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो टोटल क्रॉप्ड एरिया डिवाइड बाई टोटल सोन एरिया मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। तो हम जब इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 300, तो आंसर विल बी 300। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। तो जनरली दो प्रकार के
क्रॉप होते हैं, एक रबी क्रॉप और दूसरा खरीफ क्रॉप। मैं दोनों का सीजन भी बताता हूँ आपको और कौन कौन से क्रॉप होते हैं जनरली वो भी बताता हूँ। देखिए रबी क्रॉप क्या होता है, जो विंटर क्रॉप भी इनको बोलते हैं, और खरीफ क्रॉप को हम बोलते हैं मानसून क्रॉप। तो रबी क्रॉप के अंदर कौन कौन सा आता है, वीट, इसके अंदर आता है वीट, बार्ले, ओट्स, पल्सेस। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर इन रबी। पल्सेस हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिंसीड ऑयल हो गया, ये सब आते हैं रब्बी में। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप। विंटर क्रॉप ये कब से कब स्टार्ट होता है, तो ये नवंबर में सोन होता है, मतलब इसको हम जो बोते हैं वो नवंबर में, और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो होती है मई में। तो नवंबर टू मई का क्रॉप है। ना खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप में क्या क्या आता है, मानसून क्रॉप है, इसको ज़्यादा पानी चाहिए, तो राइस हो गया, मेज़ हो गया, बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, ये सब आ गया खरीफ क्रॉप में। अब ऑप्शन देखते हैं कि करें नॉट अ खरीफ क्रॉप, मतलब खरीफ क्रॉप नहीं है, तो कौन सा होगा, रब्बी होगा। तो रब्बी देखो, सोयाबीन हमने अभी डिस्कस किया, सोयाबीन होता है रब्बी, राइट। कॉटन अगेन रब्बी, ये दोनों तो हो गया। दो बचते हैं, एक लेंटिल और एक पीगन पी। तो अरहर नहीं हो सकता, ऑप्शन इज लेंटिल, मतलब मसूर। ठीक है, मसूर की दाल हमने अभी डिस्कस किया था, पल्सेस। तो ये है लेंटिल is a Rabbi crop. Five-star village scheme started by Government of India in September 2020 relates to which of the following? कह रहा है कि इनमें से कौन किससे संबंधित है 5 स्टार विलेज स्कीम। तो ये किसके लिए था, पोस्टल सर्विस स्कीम था, जिसमें पोस्ट ऑफिस के जितने भी स्कीम्स हैं, जितने भी प्लान हैं, जितने भी उनके फीचर्स हैं, उससे अवेयरनेस, उसको अवेयर करवाने के लिए किसको, जो लोकल पब्लिक है कि पोस्ट ऑफिस में ये सुविधाएं अवेलेबल है, से ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था कि पोस्ट ऑफिस से आप क्या क्या कर सकते हैं। Who won the US Open 2020 men's tennis single title on 14th September 2020? तो ये क्वेश्चन तो क्या है, करंट अफेयर का है। इसमें से आपको हर साल के जो विनर्स होते हैं, खासकर किसी भी स्पोर्ट्स के, वो आपको याद रखना है। उससे एक क्वेश्चन तो 100% आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो टेनिस का हो, फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, जो भी स्पोर्ट्स हुआ है। तो इसको जीता था डोमिनिक थाइम ने, और इस साल का 2021 का किसने जीता है, डेनियल मेडवे देव ने। ठीक है, 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से नॉट करेक्टली मैच पूछा है, जिसमें से इंसियंट नेम ऑफ द सिटी है और मॉडर्न नेम ऑफ द सिटी है। तो देखिए सारनाथ को इसी पतन बोलते थे, स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है। दशपुर को मंदसौर बोलते थे, बट महोदय का अब नाम हो गया कन्नौज। तो कन्नौज को पहले हम महोदय बोलते थे, बट दिस इज द इनकरेक्ट वन। दैट मीन्स बनवासी का नया नाम पूछ रहा है, तलकड़ नहीं है। तलकड़ का पुराना नाम था राजपुरा, इसका पुराना नाम था राजपुरा, राइट। सो दिस वाई सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, बनवासी नहीं आएगा। द अर्ली फार्मिंग साइट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ लेक। तो वैसे तो जो सबसे पहले खेती का निशान मिला था वो मिला था मेहरगढ़ में, बट इस केस में अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पूछा है कि अर्ली फार्मिंग साइट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द लेक, तो इसमें टी नसीरपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज ऑथर ऑफ द दस्ताने मजाहिब। दस्ताने मजाहिब का ऑथर कौन है, विच डिस्कस्ड अबाउट दीन इलाही ऑफ अकबर। जो कि अकबर ने जो दीन इलाही स्कीम चलाया था, जिसमें सभी धर्मों को कंबाइन किया था उसने, वो उसके बारे में डिस्कशन किया गया है दस्ताने मजाहिब में। उसका ऑथर कौन है, तो इसका ऑथर है, ये देखिए पहले जब तक प्रॉपर इविडेंट नहीं थे, पहले तो ये मोहसिन फानी को माना जाता था ऑथर, बट रिसेंटली जब सफिशिएंट एविडेंस हो गए हमारे पास, तो अब हमने ये पाया है कि इसका जो ऑथर है मीर उल फिकर, मीर उल फिकर है इसका न्यू ऑथर। तो इसमें मोहसिन फानी है तो यही आएगा, अगर मीर उल फिकर होता तो ये होता राइट आंसर। नेक्स्ट इज मैच करना है लिस्ट स्टेट का हाईएस्ट पीक के साथ। तो हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन है, इसमें देखते हैं कौन से पीक के साथ कौन सा मैच कर रहा है, उसके साथ इसको हम मर्ज कर देंगे। ओके, सो इसमें हमें मैच करना है हाईएस्ट पीक के साथ। तो हमें पता है कि ये सब क्या है, पीक्स हैं माउंटेन्स के, और इसे हमें मैच करना है। तो देखिए ये दो तो बहुत ही पॉपुलर है, गुरु शिखर जो है वो
अरावली हिल्स है जो दिल्ली से राजस्थान तक फैला हुआ है, उसका हाईएस्ट पीक है, और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो गुरु शिखर ये हो गया। और दोदा बेटा किसका पीक है? नीलगिरी पहाड़ी का। दोदा बेटा किससे कहाँ पे लाई करता है बेसिकली? तमिलनाडु में। तो दोदा बेटा है तमिलनाडु में। तो ये दोनों तो वैसे ही मर्ज हो गए, बाकी जो बच गए वो देखते हैं। तो सारामती, जो ये सारामती पीक है, ये नागालैंड में है, और धूपगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मर्ज कर सकते हैं। आपको दो भी पता है तो आप आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं, बट पिक्स आपको पता होना चाहिए, पिक्स से क्वेश्चन जरूर आता है। हु वॉज अपॉइंटेड द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन सेटअप ऑन 6 सितंबर 1947? अगेन एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अगर कोई कमेटी बनी है तो उसका हेड कौन था, किसके कौन उसका चेयरमैन था, उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर कोई कमेटी सेटअप हुई है, जैसे कि होता ही है हर साल कोई ना कोई, तो अगर एक साल के अंदर कोई इंपॉर्टेंट कमेटी बनी है किसी भी चीज़ की छानबीन के लिए या कुछ सेटअप करने के लिए, तो उस केस में आपको उसका हेड पता होना चाहिए, कब फॉर्म हुआ वो भी पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि रिहेबिलिटेशन के लिए जो मिनिस्ट्री ने फॉर्म किया था, उस वो कौन था उसका मिनिस्टर, वो मिनिस्टर कौन था उसका, ये पूछा इस क्वेश्चन में। तो उसका मिनिस्टर था केसी नियोगी। केसी नियोगी जी हमारे, पूरा नाम इनका क्या है? कस्तिश चंद्र नियोगी। ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, क्योंकि 1947 में है तो ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, सेकंड बेसिकली सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, और ये कहाँ से थे? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से थे। ये सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और जब ये मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन का मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे, जब 1947 में जब आज़ाद हुआ था हमारा देश उस समय पे, तो ये उस समय एज अ मिनिस्टर असाइन हुए थे मिनिस्ट्री फॉर रिहेबिलिटेशन के लिए। ठीक है, बाद में ये सेकंड टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, बट कुछ ही दिन के लिए रहे थे, उन्होंने कोई बजट प्रेजेंट नहीं किया था। नेक्स्ट चलते हैं, लेपर्ड मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ। लेपर्ड मैट्रिक्स किसका है? ये एक मेथड है, अमेरिका में डेवलप हुआ था। तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए डेवलप किया गया था 1971 में। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट पे, डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट का, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर का, उन सबको मेजर करके फिर एनवायरनमेंट पे कितना इंपैक्ट हो रहा है उसको मेजर कर सकते हो। लेपर्ड मैट्रिक्स इज अ मेथड। नेक्स्ट, द जॉइंट सेटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट फॉर द ट्रांजेक्टिंग लेजिस्लेटिव बिजनेस इज प्रेसाइडेड ओवर बाई। तो जब जॉइंट सेटिंग होती है, कोई मामला जब इंडिविजुअली नहीं सुलझता है, तो क्या करते हैं प्रेसिडेंट? आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग, 108 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट दोनों पार्लियामेंट के दोनों टीम्स को कंबाइनली ज्वाइंट सेटिंग करवाते हैं, राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी, एज पर आर्टिकल 108 दोनों को इनवाइट करते हैं कि आओ और बैठो और बातचीत करो, बात से मामला सुलझाओ। तो इसको प्रिसाइड हमेशा लोकसभा के स्पीकर जो होगा वही करेगा, क्योंकि जो राज्यसभा के स्पीकर होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, तो वो नहीं करते हैं इसका। जो लोकसभा के स्पीकर होता है वही हमेशा लीड करता है दोनों दोनों हाउस के, अगर कंबाइंड मीटिंग चल रही है उस केस में भी। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद जो है, कहता है कि कोई एक पोस्ट पे हो अगर आप, तो दूसरा कोई पोस्ट जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो वो आप नहीं रख सकते एक बार में, दो दो जगह पे नहीं रह सकते आप ज्वाइंट। तो किसको बोलेंगे कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है? इसको डिफाइन आर्टिकल, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बात बोलता है कि आप एक बार में दो पद धारण नहीं कर सकते, जिसमें कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, जिसमें आप दो सेम सेम टाइम पे एक टाइम पे ही दो जगह पे आप नहीं पोस्ट नहीं अक्यूमुलेट कर सकते। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसको बोलेंगे। तो इसके लिए हमारा पार्लियामेंट क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे उसको डिफाइन करती है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन कौन सा है, इसमें से लाभ का पद इनमें से कौन सा है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज प्राइमरली डिफाइंड बाई पार्लियामेंट, इज नॉट गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वाइल डिसाइडिंग एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट जो डिसक्वालीफाई करना होता है, एलिजिबिलिटी या डिफॉर्मेशन के केस कुछ भी होता है, तो इस केस में प्रेसिडेंट किसका ओपिनियन लेते हैं उसको रिमूव करने के लिए। तो प्रेसिडेंट और जो चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन का चीफ है उसके साथ बात भी विचार करके फिर उस एमपी को निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो डिसक्वालिफिकेशन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो इन एलिजिबल हो, सर्टिफिकेट उसका एलिजिबल नहीं हो, चाहे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर रहा हो,
या फिर कोई अदर क्राइटेरिया फुलफिल करो जिससे वो डिस्क्वालीफाई होने वाला हो, तो हटाएंगे उसको प्रेसिडेंट, लेकिन किसके विचार विमर्श से? इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के विचार विमर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन के सीड में क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि सोयाबीन में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो कितना परसेंट होता है ये पूछा है, तो 40% प्रोटीन एंड 20% आयरन। ठीक। नेक्स्ट, एज पर द रिजल्ट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गया? स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान जो है 2020 हर साल चल रहा है 2016 से, इसके अंतर्गत हमें क्या करना है? ये एक अम्ब्रेला प्लान जो है उसके अंतर्गत आता है। इसके अंदर हम हर साल क्या करते हैं, कौन सी सिटी हमारी कितनी क्लीन है उसको मेजर करते हैं और एक इंडेक्स को अनाउंस करते हैं कि ये सिटी इतनी क्लीनेस्ट है। तो ये पब्लिश हुई थी 20 अगस्त 2020 को। तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है। इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि पूरी इंडिया में कौन सी क्लीनेस्ट सिटी है या फिर उत्तर प्रदेश में सिर्फ कौन सा है। तो इंडिया में पूछे तो इंडिया में तो 2020, 21, 19 हर साल इंदौर आ रहा है। इंदौर एमपी का जो कि टॉप पे है, और सेकंड नंबर पे जनरली चेंज होता रहता है, कभी सूरत आता है, कभी मुंबई आता है, इस तरह से। तो 2020 वाले में पूछ रहा है कि यूपी का सबसे अच्छा कौन सा था, तो ये था लखनऊ, राइट। सो लखनऊ वाज ऑन 12th रैंक इन ओवरऑल कंट्री, 12वें नंबर पे था लखनऊ। गाजियाबाद था 19 नंबर पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आगरा था 16वें नंबर पे और प्रयागराज था 20वें नंबर पे। तो ये हर साल का, अब अगर 2021 का आता है तो आपको 2021 के हिसाब से याद रखना है। ठीक है, चलिए 2021 में सबसे टॉप पे कौन आया है? इंदौर। सेकंड नंबर पे सूरत, तीसरे नंबर पे विजयवाड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टीचर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश वर सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड ऑन टीचर्स डे 5 सितंबर 2020। हर साल जब टीचर्स डे होता है उस पर अवार्ड प्रेसिडेंट देते हैं। तो उसके लिए हर स्टेट से जो टीचर्स हैं जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है उनको अवार्ड दिया जाता है। तो उसके लिए यूपी से पिछली बार कितने हुए थे? पिछली बार हुए थे 3 और 2021 में हुए हैं 2। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप नंबर याद रखें तो भी। बट आपको मैं नाम भी बता देता हूँ, तृप्ति महर और मनीष कुमार, ये इस साल है। तृप्ति महर एंड मनीष कुमार, ये 2 हुए हैं इस बार। ठीक है, पिछली बार हुए थे मोहम्मद इशरत अली, स्नेहिल पांडे और विकास कुमार, तो ये 3 हुए थे पिछली बार। पोषण माह वॉज सेलिब्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोषण माह, तो पोषण माह कह रहा है कि 2020 में कौन से महीने में सेलिब्रेट हुआ? देखिए, पोषण माह इंडिया में हर साल सेलिब्रेट होता है 2018 के बाद। ये एक सेंट्रल स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम है, जिसके अंतर्गत बच्चे को या प्रेग्नेंट वुमेन को जो न्यूट्रिशन की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए प्रोग्राम 2018 से कंटिन्यू चल रहा है। और ये हर साल सितंबर महीने में मनाया जाता है, पूरा महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो सितंबर मंथ इज द राइट आंसर। तो 25 क्वेश्चन हमने जीएस का कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट 26 हम देखते हैं सिविल क्वेश्चन। इफ टू ट्रायंगुलेशन सिग्नल ऑफ 6.75 मीटर हाइट each are to be just visible over the ground mutually। तो यहाँ पे 2 कोई ट्रायंगुलेशन सिग्नल है जो कि यहाँ से यहाँ डायरेक्टली सिर्फ इसका टिप दिख रहा है। करें each are just visible, what is the maximum distance between their locations on the ground। तो सिंपल सा इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये एरर, जो इसकी एरर कितने के बराबर होगा, इसके हाइट के बराबर। इसका हाइट है 6.75 मीटर। तो बस एरर का फॉर्मूला जो है कंबाइंड करेक्शन का, वो हमें इंसर्ट कर देना है, उससे हमें आंसर मिल जाएगा। 2 तरीके हैं इसके, एक तो एरर कंबाइंड करेक्शन इजिकल टू क्या होता है 0.06728 इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पे डी हमें किलोमीटर में रखना होता है और सीसी का आंसर हमें मीटर में मिलता है। तो यहाँ पे सीसी की वैल्यू कितनी है 6.75 मीटर इज इक्वल टू 0.06728 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ से आप जब डी फाइन करोगे तो यहाँ से आपको डायरेक्टली किलोमीटर में मिलेगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग आंसर आता है, 10.01 के आसपास, डायरेक्टली आपको किलोमीटर में मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि एक शॉर्टकट फार्मूला भी है इसका। फार्मूला क्या है, बेसिकली वही है घुमा फिरा के, इसी को आप जब शॉर्ट कर दे तो डी इज इक्वल टू 3.854 इंटू अंडर रूट एच। आप डी डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो, बट मैं कहूँगा कि एक फार्मूला आप यही याद रखो, ये सब जगह काम में करेगा। कंबाइंड करेक्शन निकालना है वहाँ भी ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि मीनार हो, कोई विजिबल हो, तो उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे खाली याद रखने का, डी आपको किलोमीटर में इंसर्ट करना है, आंसर आपको सीसी का मीटर में मिलेगा। तो हो गया, आंसर इज 10 मीटर।
Next is the system that uses the sun as a source of electromagnetic energy and record the natural radiated and reflected energy from the object. तो रिमोट सेंसिंग जब यूज करते हैं दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो जब हम सन को एज ईएम वेव सोर्स यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग, और अगर सेल्फ अपना यूज कर रहा है तो उसको बोलते हैं एक्टिव। तो अगर सेल्फ ईएम वेव सोर्स यूज कर रहे हैं तो उसके हम एक्टिव रिमोट सेंसिंग बोलते हैं सैटेलाइट, अदरवाइज पैसिव। द रेशियो ऑफ कर्वेचर ऑफ करेक्शन टू दैट ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हम जानते हैं कि डी स्क्वायर बाई 2r ये होता है कर्वेचर ड्यू टू कर्वेचर का करेक्शन। अब जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है ये इसका 1/7 होता है। तो रिफ्रैक्शन का जो करेक्शन है, रिफ्रैक्शन इज 1/7 ऑफ सीसी ऑफ कर्वेचर करेक्शन, 1/7 होता है। लेकिन इसका नेचर कैसा होता है, कर्वेचर करेक्शन निगेटिव और रिफ्रैक्शन करेक्शन पॉजिटिव। सिंस ये 1/7 है तो ज़्यादा यही है, निगेटिव करेक्शन ज़्यादा, इसलिए कंबाइंड करेक्शन भी निगेटिव ही आता है। बट इंडिविजुअली आपको पता होना चाहिए कि कर्वेचर करेक्शन निगेटिव होता है, जिसकी वैल्यू डी स्क्वायर बाई 2r है, और 1/7 ऑफ डी स्क्वायर बाई 2r ये होता है रिफ्रैक्शन करेक्शन, और इसलिए कंबाइंड करेक्शन इन दोनों को माइनस करके तो डी स्क्वायर 2r माइनस डी स्क्वायर बाई 2r और प्लस इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। आपको मैं इंडिविजुअली सबकी वैल्यू भी बता देता हूँ, जो एग्जाम में भी फाइंड करने को आता है, इंडिविजुअली सभी की वैल्यू। कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू तो मैंने अभी ऊपर जस्ट डिस्कस किया है। बट अगर सिर्फ कर्वेचर करेक्शन की बात हो, सिर्फ कर्वेचर करेक्शन की, इसकी वैल्यू होती है -0.078 इंटू डी स्क्वायर। ठीक, मैं 3 डिजिट तक ही बता रहा हूँ। अगर रिफ्रैक्शन करेक्शन की बात करें तो इसका होता है +0.011 इंटू डी स्क्वायर। तो इंडिविजुअली भी कभी कभी करेक्शन पूछता है, तो उसके इसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए। सिमिलरली कंबाइंड का हमने अभी डिस्कस किया था, माइनस का 0.06728 इंटू डी स्क्वायर। तो ये तीनों करेक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये माइनस का होता है। इससे आप निकाल सकते हो कितना होता है 1/7, तो 7th आंसर। इन अ वर्टिकल कर्व अपग्रेड दे रखा है 2%, फॉलोड बाय अ डाउनग्रेड, तो डाउनग्रेड भी 2% है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड ये है। तो कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, तो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व के लिए फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेड डिवाइड बाय रेट, यही होगा। तो यहाँ पे चेंज इन ग्रेड कितना है, तो चेंज ऑफ ग्रेड का फॉर्मूला लगाइए 2 प्लस का है -2 डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज क्या है 0.05%। अभी परसेंटेज में है तो ये 20 मीटर के लिए, तो इसे हमें 100 के लिए फाइंड करना पड़ेगा। तो 0.05 टाइम्स 5, तभी तो ये पहुंचेगा। इसको अगर आप फाइंड करेंगे तो सिमिलरली आंसर आ जाएगा 1600 मीटर। सो सिंपल इज दैट। नेक्स्ट, रिपीटेशन ऑफ बेड्स ऑन अ जियोलॉजिकल मैप मे बी ड्यू टू, तो जियोलॉजिकल मैप पे रिपीटेशन ऑफ बेड, बार बार बेड रिपीट हो रहा है, वो क्यों होता है, तो वो होता है फोल्डिंग की वजह से। फोल्ड क्या होता है, अर्थ क्रस्ट ऐसा फोल्ड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड फोल्डिंग। तो ये फोल्डिंग की वजह से, इसलिए इसमें बार बार रिपीटेशन ऑफ बेड होता है, दिखता है हमें कि बार बार बेड आ रहा है। ठीक है, फिर डीप फिर डीप फिर डीप। नेक्स्ट है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ टर्बुलेंट फ्लो इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस y मेजर्ड फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस एंड द फ्रिक्शन वेलोसिटी u स्टार एंड फॉलोज अ, कह रहे हैं कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टर्बुलेंट फ्लो में कैसा होता है, y डिस्टेंस पे बाउंड्री सरफेस से, जिसमें फ्रिक्शनल वेलोसिटी आपको गिवन है, मतलब फ्रिक्शनल वेलोसिटी गिवन है, शियर वेलोसिटी आपको गिवन है। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले तो हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो ये u इज इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। इसलिए कौन सा, ये क्या है, बेसिकली पैराबोलिक लॉ है, दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक लॉ, जो कि लेमिनार के लिए फॉलो होता है। तो अगर लेमिनार का क्वेश्चन होता तो हमें ये फॉर्मूला रिमेंबर रखना है लेमिनार के लिए। ठीक, अब पूछा यहाँ पे टर्बुलेंट के लिए, तो टर्बुलेंट के लिए भी देखते हैं। टर्बुलेंट के लिए क्या होता है, लॉगरिथमिक रूल फॉलो करता है। लेमिनार के केस में क्या होता है, इस तरह का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैराबोला शेप का। ठीक, और वहीं अगर हम टर्बुलेंट की बात करें तो उस केस में ये पैराबोला और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये काफी शार्प होता है, दैट मीन्स अगर ये हम इसी डायग्राम में बात करें तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन काफी लार्ज डिस्टेंस तक होता है। सो दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक क्यों, क्योंकि इसके इक्वेशन में लॉग आता है। कैसा आता है फॉर्मूला, हम देख लेते हैं।
u इज इक्वल टू u मैक्स प्लस 2.5 u स्टार नेचुरल लॉग y upon r. This is the formula for turbulent flow. This is the formula for laminar flow, and this is the formula for turbulent flow. Since it is a natural log, so distribution will also be logarithmic. तो याद रखिए turbulent flow में logarithmic distribution होता है और laminar flow में parabolic distribution होता है in a pipe. ठीक है, तो parabolic for laminar, logarithmic for turbulent. मैंने इक्वेशन भी बता दिया ताकि आपको पता चले. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. While conducting flow measurement using rectangular notch, तो फ्लो मेजरमेंट के लिए हम जानते हैं कि वी नोच भी यूज किया जाता है ओपन चैनल फ्लो के केस में. तो अगर हम रेक्टेंगुलर नोच यूज कर रहे हैं, एरर आ रहा है 2% हेड में नोच को मेजर करने में और 3% इन लेंथ में. तो हेड में आ रहा है 2% और लेंथ में आ रहा है 3%. तो परसेंटेज एरर इन कंप्यूटिंग डिस्चार्ज. तो पहले तो हम डिस्चार्ज का फॉर्मूला देखते हैं कि अगर हम रेक्टेंगुलर नोच यूज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा. तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है 2/3. फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं. कई बार क्या पूछते हैं कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटू एल इंटू 2g और h का पावर 3/2. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्चार्ज यूजिंग रेक्टेंगुलर नोच. कई बार क्या पूछते हैं कि इट इज प्रोपोर्शनल विद h, तो h के साथ क्या रिलेशन है इसका, 3/2 का. मतलब हेड, बाकी सब तो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, लेंथ यहाँ पे और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. ठीक है, अब क्या करना है इसमें. अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्चार्ज डिवाइड बाई डिस्चार्ज इज इक्वल टू change in length upon original length plus 3/2 times change in height divided by height. ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देना है. तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो चेंज इन लेंथ कितना है 0. इसका परसेंटेज है 0.03 प्लस 3.2 का आ जाएगा 3/2 का 1.5 इंटू इसका है हाइट में है कितना 2%. ठीक है, तो 2% का आ गया 0.2. तो टोटल कितना हो गया, अगर हम टोटल ऐड करते हैं तो ये हो गया 6%. सो टोटल एरर इज 6%. सिंपल थिंग इज दैट, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6%. ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं, चैनल डिजाइंड बाय लेसीज थियरी. एक चैनल है जो कि लेसीज थियरी से डिजाइन किया गया है. मीन वेलोसिटी गिवन है, सिल फैक्टर गिवन है, यूनिटी, हाइड्रोलिक मीन रेडियस. तो ये तो फॉर्मूला आपको सिंपल याद होना चाहिए. लेसीज थ्योरी के सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको. वेलोसिटी के लिए होता है QF² अपॉन 140 रेज टू पावर 1/6. दिस इज टू फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेलोसिटी. हाइड्रोलिक रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला होता है 5/2 इंटू V²/F. तो V क्या है यहाँ पे 1 गिवन है, तो 1 डिवाइड बाई F कितना है, F भी यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2.5. तो आंसर हो जाएगा 2.5 आंसर. ठीक है, तीसरा वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है लेसीज थ्योरम में 4.75 इंटू √Q. और एक और फॉर्मूला होता है स्लोप का. स्लोप का क्या होता है F⁻³ 5/3 डिवाइड बाई 3340 Q⁻⁴ 1/6. लेसीज थ्योरम के सभी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है. और एक और फॉर्मूला है स्कोर डेप्थ का. स्कोर डेप्थ अगर हम R की बात करें, स्कोर डेप्थ SR SD बेसिकली जो भी नाम से डिनोट करो 1.35 इंटू Q² डिवाइड बाई F⁻⁴ 1/3. ये 4 या 5 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है. लेसीज फॉर्मूला से एक नए क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है. नेक्स्ट है पाइप इज सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ टू अनदर इफ इन बोथ. इक्विवेलेंट पाइप क्या होता है कि दो पाइप अगर है, दोनों से पानी पास हो रहा है और इसको मिला के हमें सिर्फ एक पाइप पास करना जो कि सेम डिस्चार्ज को पास करे और हेड लॉस भी सेम हो. तो सेम डिस्चार्ज एंड सेम हेड लॉस. तो डिस्चार्ज एंड फ्रिक्शनल हेड लॉस आर सेम. हेड लॉस में भी कौन सा मेजर वाला, दैट मीन्स फ्रिक्शनल. बाकी माइनर लॉस को हम कंसीडर नहीं करते. नेक्स्ट है प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप. प्रेशर ड्रॉप जो पाइप में हो रहा है इन लेमिनार फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी, विस्कोसिटी एंड डायामीटर. इट इज इक्वल टू. तो प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है लेमिनार फ्लो के केस में, पाइप फ्लो के केस में ये पूछा है. अगेन इसके लिए भी फॉर्मूला हमें पता है कि जो सिंपल देखिए V का फॉर्मूला बताता हूँ. वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी के लिए कैसे फॉर्मूला है 1 अपॉन, देखिए पहले वाले हमने किसके लिए देखा था लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो के लिए. तो प्रेशर ड्रॉप इन लेमिनार फ्लो की अगर बात करें तो 1/4 म्यू माइनस dP/dx इंटू R² माइनस x². दिस इज द वेलोसिटी फॉर्मूला टू फाइंड द वेलोसिटी. अब इस केस में क्या पूछा है
प्रेशर ड्रॉप, तो प्रेशर ड्रॉप के लिए क्या फॉर्मूला है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 32 म्यू VL डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन डी, 32 म्यू वी अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है प्रेशर ड्रॉप में, दो पॉइंट के बीच में प्रेशर में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है उसके लिए फॉर्मूला। तो यू कैन सी हियर द फॉर्मूला इज 32, म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, वी इज द वेलोसिटी, डी इज द डाया ऑफ द पाइप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ द प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो दो पॉइंट के बीच में किसी पाइपलाइन में प्रेशर की वैल्यू है ए और बी पॉइंट पे, इज रेस्पेक्टिवली एट द डेप्थ 0.25 और इतना। तो कह रहा है कि किसी भी दो पॉइंट ए और बी के बीच में प्रेशर का रेशियो जो है इतने इतने डेप्थ पे क्या होगा, एट बिलो अ कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर इन अ टैंक। तो प्रेशर का रेशियो यहाँ पे पूछा है दो पॉइंट के बीच में, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेड को वेरी किया गया है। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जेड को वेरी किया गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रेशर अगर डेप्थ वेरी कर रहा है तो हम जानते हैं कि डेप्थ के रेस्पेक्ट में रो जी एच, तो रो और जी तो सेम ही रहने वाला है, सिर्फ एच वेरी करने वाला है। तो यहाँ पे एच की रेशियो में फाइंड कर लेनी है, तो 0.25 डिवाइड बाई 0.75, तो यह जाएगा 1:3। नेक्स्ट है सर्कुलर प्लेट 1 मीटर इन डायमीटर सबमर्ज्ड वर्टिकली। सर्कुलर प्लेट को कैसा सबमर्ज्ड वर्टिकली किया गया, सच दैट अपर एज इज 8 मीटर बिलो। तो जो वाटर टेबल है या फिर वाटर लेवल है, अपर वाटर लेवल यहाँ से अपर 8 मीटर नीचे है, यहाँ पे इसका सर्कुलर टैंक का या सर्कुलर प्लेट का अपर लेवल है, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स ऑन साइड, तो यहाँ पर लेटरल फोर्स पूछा है कि टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसा होगा। तो ये सिंपल हम क्या करेंगे, जो पूरे सरफेस एरिया पे लग रहा होगा, पूरे, अगर ये सर्कुलर प्लेट है तो पहले पूरे सरफेस एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा होगा उसको हम फाइंड करेंगे, और उसके सीजी पे एक वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि टोटल प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, यही तरीका है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला होता है W इंटू ए इंटू एक्स बार, दैट मीन्स एरिया इंटू, अगर हम इसको सिंपल में देखें तो एरिया इंटू W क्या है, टोटल इंटेंसिटी, प्रेशर इंटेंसिटी एट सेंट्रॉइड, तो एरिया इंटू, और ये एक्स बार क्या है, सेंट्रॉइड की वैल्यू। तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, एरिया इंटू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेंट्रॉइड, एरिया इंटू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेंट्रॉइड। बस इसको तो आपको यहाँ पे यूज कर देना है। तो चलिए देखते हैं, एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो पाई बाई 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 10 रो जी एच, तो 10 रो हो गया, जी हो गया 9.81 इंटू एच है हमारा 8.5। 8.5 क्यों, क्योंकि 8 मीटर तो यहाँ से टॉप की डिस्टेंस है, और अगर हम इसकी सीजी की बात करें तो ये 1 मीटर का डायमीटर है, तो 0.5 पे इसका सेंट्रॉइड लाई करेगा, एरियल सेंट्रॉइड। तो ये 8.5 हो गया, 8.5। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 65.4। सो बी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। तो कंसेप्ट क्लियर है तो सिंपली आप फाइंड कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इंक्रीज हो रहा है, वाटर लेवल इन द वेल पेनिट्रेटिंग कन्फाइंड एक्वेफर। कन्फाइंड एक्वेफर किसको बोलते हैं कि दो इम्परवियस लेयर के बीच में वाटर इसके अंदर ट्रैप्ड होता है। ठीक है, और इसमें हम एक वेल अगर हम इंसर्ट करते हैं तो क्या यहाँ से पानी अपने आप बाहर आता है, क्यों, क्योंकि इसका प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काफी डिफरेंस है। जो कन्फाइंड एक्वेफर का प्रेशर है वो ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए अपने आप वेल से पानी बाहर आता है। तो कह रहा है कि अगर इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका प्रेशर बढ़ रहा है तो इसमें लेवल क्या होगा, इसका लेवल घटेगा, क्योंकि जो इसमें पहले लेवल था वो डिफरेंस ऑफ लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्टेड था। अब अगर ये लेवल बढ़ा तो इसका लेवल घटेगा, तो कह रहा है कि लेवल में क्या होगा, डिक्रीजेस। नेक्स्ट, टरबाइन इन विच टोटल एनर्जी ऑफ वाटर इज अवेलेबल इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो हम जानते हैं कि दो प्रकार के टरबाइन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट, इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। तो इंपल्स टरबाइन जैसे कि पेल्टन व्हील, इसमें सारी एनर्जी को नोजल के थ्रू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सो इंपल्स टरबाइन विल बी द राइट आंसर। दूसरा टाइप कौन सा होता है, रिएक्शन टरबाइन, जिसमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों होता है, तो के प्लस पी दोनों होता है, इसको बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। जैसे कैप्लन टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स टरबाइन का एग्जांपल है पेल्टन व्हील। डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट अ वेल इज कॉल्ड, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन को क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि बहुत सारे टर्म होते हैं।
डिस्चार्ज पर, अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको सभी का डेफिनेशन बताता हूँ। डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन मतलब 1 मीटर अगर वाटर लेवल में डिक्रीज हो रहा है तो कितना पानी यील्ड कर रहा है, कितना पानी बाहर दे रहा है, डिस्चार्ज कितना दे रहा है, इज कॉल्ड स्पेसिफिक कैपेसिटी। ठीक है, अब आपको मैं बाकी सबको बताता हूँ। स्पेसिफिक स्टोरेज किसको बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड फ्रॉम स्टोरेज फ्रॉम अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर, कि अगर 1 मीटर क्यूब का एक्यूफर का वॉल्यूम अगर हम लेते हैं तो कितना पानी रिलीज करता है अगर पीजोमेट्रिक हेड 1 मीटर से नीचे आ गया। तो ड्रॉ डाउन अगेन उसमें ड्रॉ डाउन नहीं है बल्कि पीजोमेट्रिक हेड घट रहा है, तो एनर्जी जो हेड एनर्जी है, प्रेशर हेड की एनर्जी है, अगर वो 1 मीटर घट रहा है तो उसमें कितना पानी यील्ड कर रहा है, कितना पानी बाहर आ रहा है उस एक्यूफर से, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर से, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक स्टोरेज। सो दिस इज स्पेसिफिक स्टोरेज। सिमिलरली स्पेसिफिक यील्ड क्या है, तो स्पेसिफिक यील्ड का देखिए, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी exerted by the force of gravity from unit volume of aquifer। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर से कितना पानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा, क्योंकि जितना पानी सॉइल के अंदर रिटेन होता है सारा का सारा पानी हम बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुछ पानी को सॉइल अपने अंदर केमिकली बाउंड करके रख लेता है। तो जितना पानी हम उसमें से हम निकाल सकते हैं, जितना पानी इनपुट गया था उसमें से जितना पानी हम बाहर वापस निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफिक यील्ड, और जिसको वो रिटेन कर लेता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन। ठीक है, दीज आर द डेफिनेशन, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, स्ट्रीम दैट प्रोवाइड्स वाटर टू द वाटर टेबल इज टर्म्ड एज। तो कई प्रकार के स्ट्रीम होते हैं, अफ्लुएंट कोई स्ट्रीम नहीं होता, इनफ्लुएंट, इफर्मल और इफ्लुएंट। तो देखते हैं एक एक स्ट्रीम को। इनफ्लुएंट किसको बोलते हैं, बेसिकली इसका आंसर है इनफ्लुएंट। मान लो ये रिवर है और वाटर टेबल इसके नीचे है, इसका ये बेड लेवल है, अगर हम डेप्थ की बात करें ये एलिवेशन है, डेप्थ दिख रहा है, और वाटर टेबल अगर नीचे है तो क्या होगा, समर सीजन के टाइम पे जब इसका पानी, मतलब अगर वाटर टेबल नीचे है, ये वाटर टेबल है, तो रिवर से पानी इसमें आएगा तो इसमें कोई बेस फ्लो इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर रिवर यहाँ पे है और वाटर टेबल भी इसके ऊपर है तो क्या होगा, इसमें बेस फ्लो में कंट्रीब्यूट करेगा वाटर टेबल। तो यही आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि वाटर टेबल बेड लेवल के रिस्पेक्ट में किधर है, ऊपर है कि नीचे है। तो अगर स्ट्रीम दैट प्रोवाइड्स वाटर टू दी वाटर टेबल, मतलब ये वाला केस है, तो इसको कहते हैं इनफ्लुएंट। अगर ये वाला केस है इसे कहेंगे इफ्लुएंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द ऑब्जर्व्ड एनुअल रन ऑफ फ्रॉम द बेसिन एरिया 500 किलोमीटर स्क्वायर is this much and the corresponding annual rainfall over the basin during the same year is 750 mm. What is the runoff coefficient? तो runoff coefficient पूछा है इसमें, तो सिंपली हम runoff coefficient निकाल सकते हैं। डेप्थ ऑफ runoff देखते हैं, तो डेप्थ ऑफ runoff कितना है, 150 × 10⁶ डिवाइडेड बाई 500 × 1000 का स्क्वायर। तो ये क्या किया हमने, वॉल्यूम को हमने डिवाइड कर दिया, तो इससे हमें डेप्थ मिल गया, इससे मिला 0.3 मीटर या फिर 300 mm रेनफॉल की डेप्थ थी। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेनफॉल अपॉन प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल 300 mm की डेप्थ है और प्रेसिपिटेशन की डेप्थ है 750, तो रेशियो हो जाएगा 0.4। सो सी विल बी द राइट आंसर, 0.4 रेनफॉल। इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 43 क्वेश्चन से आगे। थैंक यू ऑल। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा प्रयास यही है कि आप सभी लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाए। ये सोच के वीडियो मत देखना कि ये सिर्फ यूपी या किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। क्वेश्चन हमेशा एक दूसरे में रिपीट होते हैं, कंसेप्ट अगर क्लियर है तब किसी भी एग्जाम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ऑल, थैंक यू।